हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 11वीं में एक नया अध्याय लेकर आया हूं। जी हाँ, इससे पहले मैंने आप लोगों को जंतु जगत, शैवाल, कवक, जीवाणु, मुनेरा इसके बारे में बताया। साथ ही साथ मैंने पादप जगत की 2 भागों में अलग अलग वर्णन किया है। तो आज हम इसी में पादप जगत में भाग दूसरा पढ़ेंगे। भाग दूसरे में मैं आप लोगों को जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की संरचना और उनके प्रकारों के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ इसे वर्गीकृत करने के आधारीय लक्षणों के बारे में इसमें जानेंगे। और इसके अलावा इसमें हम ये भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि इनमें प्रजनन प्रक्रिया कैसे होती है और इन दोनों में अंतर क्या होता है। क्योंकि प्लांट किंगडम जो है ये दोनों की अवधारणा पर ही निर्भर करता है, इसीलिए ये भाग 2 बनाया गया। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देख लेना है, ठीक है, कि हम आज क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहला, आज हम प्लांटी जगत के उपवर्ग, देखो वर्ग तो पहले बता दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। तो प्लांटी जगत के उपवर्ग होते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्लांटी जगत के उपवर्ग, साइकस और जिसे हम क्रिसमस टी भी कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस और स्पर्म अर्थात अनावृत और स्पर्म बीज से मिलकर बना है। मतलब ऐसे बीज जिसके चारों ओर कोई आवरण नहीं पाया जाता, ठीक है, जैसे छोटी टहनियों में बीज रहता है, शंकुएं रहते हैं, कोन्स रहती जो खुले हुए अनावृत होती है अर्थात नग्नावस्था में होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अनावृत बीज या नग्न बीज भी कहते हैं। और इन बीजों का उदाहरण अगर लूँ तो इनमें पाइनस, साइकस, झाड़ियाँ, पॉम आदि के बहुवर्षीय सदाबहार आते हैं और कुछ काष्ठे भी आते हैं। अब अगर काष्ठी में अगर मैं बात करूं तो ये जड़, तना और पत्ती में क्या रहता है? पूर्णतः विभेदित होता है। देखिए, जड़ अलग दिख रहा है, पत्ती अलग दिख रहा है, ठीक है, तना अलग दिख रहा है। और इनके पत्तियों में जो पुष्प और फल, इन दोनों का निर्माण नहीं होता। ये एंजियोस्पर्म से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। बीजांड के अंदर परागकण होता है और वायु द्वारा उत्पन्न बीज को वो ये एक स्थान से दूसरे स्थान परागण की क्रिया को लेकर जाने का कार्य करता है। इस प्रकार का जो लक्षण है वो पाइनस में पाया जाता है। ये विभिन्न अनुकूलन प्रदर्शित करता है और इसके छोटे छोटे क्षेत्रफल वाले सुई आकार की क्या होती है? पत्तियां होती है। ये बर्फ पर ना जम जाए, इसीलिए ये सरल तथा संयुक्त होती है, मतलब आपस में जुड़ी होती रहती है और एक के समान एक रहती है। ये ताप और नमी, ठीक है, वायु तीनों में रह सकती है। ये मतलब अनुकूलित वातावरण में क्या हो सकती है? अपने आप को ढालने के लायक रहती है। साइकत की बात करें तो आशाखी होता है। ये शाखाओं में बटा हुआ नहीं होता और इनमें भोज्य पदार्थों का संवहनी तक जाइलम और फ्लोएम के द्वारा सीधे होता है। जबकि पाइनस में क्या पाई जाती है? मुस्ल जड़ें पाई जाती है मूल रूप से। तो ये दोनों में एक ही के उपवर्ग के होने के बाद भी अंतर रहता है। हाँ, इनका सहयोग कवक मूल कहते हैं। कवक मूल जानते हैं, ठीक है, ठीक, जड़ों में जो कवक पाया जाता है जिसके कारण भूल जाती है। और साइकस के जड़ों में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है जिन्हें प्रवाल मूल भी कहते हैं। अब इसके जनन अंगों या बीजाणु पर्ण के बारे में जानें तो मैंने पहले ही बताया था कि नग्न बीज है और इनका जो आकार रहता है वो सघन शंकु के समान होता है। ये मादा शंकु और दूसरा जो है वो नर शंकु होता है।
नर शंकु से परागकण निकलता है और मादा शंकु के ओवरी पर जाकर वो क्या हो जाता है, संलयित हो जाता है, जिससे पोलन नलिका के द्वारा वो क्या करता है, परागकण आंतरिक अंडाशय में क्या करता है, चले जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, जिसके कारण युग्मनज की क्रिया होती है और युग्मनज के बाद एक भ्रूण का निर्माण होता है और वही भ्रूण फिर विकसित होकर बीज में नर या मादा, ठीक है, पौधे का निर्माण करता है। अब आता है दूसरा एंजियोस्पर्म। एंजियो कहने का अर्थ होता है, ठीक, तो वे पौधे जिनमें बीज और फलों के अंदर से ढके हुए रहते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म या आवृत्त बीज कहते हैं, जो चारों ओर से क्या रहते हैं, ढके हुए रहते हैं। तो इनमें पुष्प का निर्माण होता है। इसके पुष्प में अंडाशय और बीज दोनों पाया जाता है। ठीक, ये पुष्पी पादप होते हैं, अर्थात पुष्प का निर्माण करने वाले होते हैं और ये सबसे बड़ा वर्ग है। इसमें फुल्फिया, यूकेलिप्टस, ठीक है, जैसे पौधे आते हैं। देखिए, वुल्फिया और यूकेलिप्टस में हम जैसे भोजन के रूप में, औषधि के रूप में, या चारा या लकड़ी के रूप में इस प्रकार के उपयोग हम इनका करते हैं। आवृत्ति बीज की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि इनमें लैंगिक जनन होता है। क्या होता है, लैंगिक जनन मतलब जननांग, ठीक है, मेल फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। एक पुष्प रहती है, उस पुष्प में पतली नलिकाएं अक्सर हम देखते हैं और ऊपर छोटे छोटे गोल जैसी संरचनाएं दिखाई देते हैं, जो नर अंग को बताता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर में ही परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है। और कहाँ रहता है वो, पराग कोश में रहता है। क्या, परागकण, परागकणों का जो निर्माण होता है पराग कोश में होता है, जो नर युग्मक के गुणों को बतलाता है। और ऊपर डंठल जैसी संरचना इसमें होती है, जिससे नर युग्मक जुड़ा हुआ रहता है पुष्प के भाग से। बीच में जो रहता है वो ओवरी, जो स्त्री केसर को बताता है। स्त्री केसर जिसे मादा जनन अंग भी कहते हैं, ये मादा युग्मक होता है। इसे अंड कोशिका भी कहते हैं। पराग कणों का कोशिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। यह अजैविक घटक वायु, जल या कीटों या किसी प्राणी, मधुमक्खी के माध्यम से हो सकता है। पुंकेसर से परागकण निकलता है और स्त्री केसर से अंड कोशिका में संलयित होता है और दोनों संलयित होकर क्या बनाते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं भ्रूणी अवस्था में, और वही विकसित होकर एक फल और बीज का निर्माण करेगा। याद रखिए, बीज का जो बीजांड वाला भाग है वो बीज का निर्माण करता है। भ्रूण पोष जो है वो उसे पोषण देने का कार्य करता है और इस तरीके से एक फल और एक बीज का निर्माण होता है। बीजांड बीज से फल, अंडाशय वाला भाग फल का निर्माण करता है और बीज पत्रक जो होते हैं, ठीक है, बीज पत्रक जो होते हैं वो भी एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो बीज पत्रक की अगर मैं बात करूं तो किसी पादप के बीज में एक ही बीज पत्र होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, जैसे बांस, प्याज, एक बीज पत्री कहेंगे। और किसी पादप के बीज पत्र में दो बीज पत्र होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, द्विबीज पत्री कहेंगे। जैसे बरगद, ठीक है, दाल जो आते हैं वो द्विबीज पत्री पर आते हैं। तो इनकी जड़ों में भी क्या पाया जाता है, अंतर। एक बीज पत्री की जड़ जो है वो तंतुमय और रेशेदार होते हैं, जबकि दूसरे के क्या रहते हैं, मूसलाधार रहते हैं। मूसला जड़ें जो कठोर भोज्य पदार्थों को संग्रहित करता है। तना खोखला होता है और आभासी, जैसे केले का तना, और चक्ति स्वरूप होता है, ठीक है, जैसे प्याज का तना होता है, एक को घेरे हुए रहता है, ठीक है, लेकिन ये मजबूत और सख्त होता है, जैसे बरगद का पेड़ का तना होता है। एक बीज पत्री की अगर पत्तियों की बात करूं तो समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, ठीक है, एक बीज पत्री की पत्तियों में, जबकि द्विबीज पत्री की पत्तियों में जालिकादार शिराविन्यास पाया जाता है। जालिका जैसी संरचनाओं का निर्माण रहता है। फूल की बात करूं तो एक बीज पत्री में 3 या 3 के गुणज भाग होते हैं।
मतलब बटे हुए रहते हैं, ठीक है, फूल, जबकि इसमें 4 या 5 भागों में अलग अलग बटा रहता है उसकी पुष्प की संरचना है। अब अगले अगर प्लांटी जगत की बात करूं, हम ये जानते हैं कि क्या रहते हैं, स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड और किसका, जल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अर्थात ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और ये क्या रहते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं और इनके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है और उस केंद्रक में झिल्लीबद्ध कोशिकांग, जिसके द्वारा ये चारों ओर से घिरे हुए रहते हैं, जिसे सेलुलोज की बनी होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसी कोशिका भित्ति के आधार पर, ठीक है, और इसमें जाइलम और फ्लोएम जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक पाए जाते हैं, जिससे जल और खनिज पदार्थों का संवहन होता है। अब ये स्वपोषी होते हैं और कुछ अंशतः क्या होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण नहीं करते। इनमें सामान्यतः अगर लैंगिक और अलैंगिक दो प्रकार के जनन होते हैं। लैंगिक को मैंने बताया था परागण वाला, अलैंगिक भी बताया था कि एक ही पुष्प से वो नए पौधे का निर्माण करता है। प्लांटी जगत के अगर वर्गीकरण की बात करूं तो मैंने पहले बता दिया था, एक पादप शरीर बिना विभेदित और दूसरा विभेदित शरीर वाला जो रहता है, ठीक है। पादप शरीर बिना विभेदित वाला और दूसरा क्या रहता है, विभेदित वाला रहता है। जो पादप शरीर बिना विभेदित वाला रहता है उसे क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं, जबकि जो विभेदित वाला रहता है वो जाइलम और फ्लोएम संवहनी ऊतक, यानी एक में संवहन उपस्थित रहेगा और दूसरे में संवहन ऊतक अनुपस्थित रहेगा। एक में संवहन पाया जाएगा जाइलम और फ्लोएम की, एक में नहीं पाया जाएगा। तो जिसमें अनुपस्थित रहेगा उसे ब्रायोफाइटा और जिसमें उपस्थित रहेगा उसे, ठीक है, टेरिडोफाइटा कहते हैं। लेकिन ये और दो भागों में बटा रहता है, एक बीज रहित और दूसरा बीज धारण करने वाले। तो बीज धारण करने वाला जो रहता है उसे टेरिडोफाइटा कहते हैं और बीज रहित जो रहता है वो टेरिडोफाइटा है, जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता। और जो बीज धारण करने वाला रहता है, ठीक है, और कुछ फलों के बीज बाहर बनता है, जिसे मैंने बताया अभी अनावृत्ति बीज, जिम्नोस्पर्म, और कुछ के बीज फलों के अंदर बनते हैं, जिसे मैंने आप लोगों को बताया क्या, आवृत्ति बीज। तो आज हमने आवृत्ति और अनावृत्ति बीजों के बारे में शुरू में मैंने आप लोगों को समझाया था। अब इस बीज पत्रक में भी मैंने बताया था क्या, कि एक बीज पत्री होता है और द्विबीजपत्री होता है, ठीक है। पत्रक के बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया था। तो इस तरीके से ये प्लांटी जगत का क्या था, वर्गीकरण था, जिसके आधार पर इसे बांटा गया था। और इस प्लांटी जगत में 3 है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इनके जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं, बीज उत्पन्न करने की क्षमता इन तीनों में नहीं होता, इसलिए इसे क्रेप्टोगेमी भी कहते हैं। जिम्नो और एंजियोस्पर्म का सिंपल सी बात है, जननांग पूर्ण विकसित रहता है, ठीक है। बस ये रहता है कि एक के बीच की ओर चारों ओर आवरण पाया जाता है और दूसरे के बीच की ओर चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता, और इन दोनों को क्या कहते हैं, फेनरोगेम कहते हैं, ठीक है। ये भ्रूण खाद्य पदार्थों को, मतलब भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, फेनरोगेम कहते हैं। अब आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में आता है यूरोथ्रिक्स, अल्वा, क्लेडोफोरा, स्पाइरो वगैरह और कारा आता है। इनमें देखिए जड़ तना पत्ती अलग से भी भेदित नहीं दिखता, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय होता है। इसे हम कैसे देख सकते हैं, इसे हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, कैल्प जिसे कहते हैं, समुद्र में जो पाया जाता है, ठीक। तो इसकी शरीर की जो संरचना है वो विभेदित नहीं पाया जाता। जड़ तना पत्ती में जैसे सामान्यतः आम पौधे जो रहते हैं बटे हुए रहते हैं, लेकिन थैलोफाइटा में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। कारा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं, ये भी क्या है, जलीय पौधा है, जिसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर सकता है, ठीक है। और ये क्या हो सकते हैं, फिर स्वपोषी हो सकते हैं।
थैलोफाइटा की अगर और बात करूँ तो ये जलीय जीव है, अर्थात प्लावक जो है, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन जिसे कहते हैं, वो भी कहाँ पाए जाते हैं थैलोफाइटा के? जल में ही। ये नमी युक्त पत्थर, मिट्टी या लकड़ी के किनारे पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग जानते हैं और क्या कहते हैं, नीलहरित शैवाल या कवक के रूप में भी देखते हैं, जो किस में आता है? ये प्लांटी जगत के थैलोफाइटस में आता है। और ये सहजीविता को भी प्रदर्शित करता है, मतलब दो जीव एक साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं। जैसे शैवाल और कवक, ठीक है, लाइकेन का निर्माण करता है। तो स्पाइरोगाइरा में अगर मैं अलैंगिक जनन की बात करूं तो विखंडन टूटकर दो भागों में, और क्लेमाइडोमोनास जो विखंडित होकर दो से अधिक संख्या में निर्माण करता है, जिसे जो स्पोर्स कहते हैं। स्पाइरोगाइरा में लैंगिक निषेचन नर और मादा युग्मनज होता है, और इस तरीके से इन दोनों में निषेचन के द्वारा, युग्मनज की क्रिया के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। ब्रायोफाइटा में लिवरवट मार्केशिया और मास फ्यूनेरिया आता है, ठीक है। इन दोनों के निर्माण की अवस्था में ये अलग अलग होती है, और इनके निर्माण की प्रक्रिया भी उभयचर और स्थलचर होते हैं, ठीक। तो ये उभयचर और क्या होते हैं? जल स्थलचर भी होते हैं। लिवरवट मार्केशिया ये दोनों में पाए जाते हैं। जनन के लिए ये जल पर निर्भरता करते हैं, अर्थात जनन प्रक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की। इनमें भोज्य पदार्थ और जल के संवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। सतह पर ये पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण कोशिकाओं द्वारा करता है। मार्केशिया में थैलस संरचना पाई जाती है। एक पट्टी के समान चौड़ी रहती है, जिसके नीचे मूलाभास अर्थात जड़ जैसी संरचनाएं पाया जाता है, जो कि जड़ का कार्य करती है, अर्थात अवशोषक का कार्य करती है, ठीक है, क्योंकि इसका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं रहता, ठीक। थैलोफाइटा अधिक विभेदित होती है और लैंगिक जनन के लिए बहुकोश की, इसके ऊपर फूल के समान रहती है, लेकिन फूलों वाली संरचनाएं वो नहीं रहती, जो पुधानी को प्रदर्शित करती है। और इसी के समान एक और संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? स्त्रीधानी। इसमें नर युग्मक पुमंग पाया जाता है, और स्त्रीधानी में जो जल में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। स्त्रीधानी क्या करता है? उसे अवशोषित कर लेता है और युग्मनज की क्रिया करते हैं, जिसे स्पोरोफाइट, एक गोल संरचना पहनती है जिसे स्पोर कहते हैं। और स्पोर जब फटता है तो बहुत सारे बीजाणु उसमें से क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। इसीलिए ये तालाबों पर बहुत तेजी और जल्दी से फैलता है। फिर ये नर और मादा दोनों युग्मकों का निर्माण करता है। इसी तरीके से मार्सेलिया और फर्ण भी होते हैं। ये किस में आते हैं? ये टेरिडोफाइटा में आते हैं। कौन? मार्सेलिया और फर्ण। मार्सेलिया को देखो तो जड़, तना और पत्ती में विभेदित दिखाई देता है। ये पूर्ण क्या रहता है? विभेदित अर्थात बटा हुआ रहता है, ठीक है। और इनकी संरचना में यही विशेषता रहती है कि इसके जो शाखाएं रहती है उसके अंदर जो संवहन पुलक रहता है, संवहन पुल, वो जाइलम जो जल को संवहित करने का कार्य करता है, और फ्लोएम जो भोज्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों का परिवहन करता है, जो खनिज लवण होते हैं उसी के समान हो। तो इनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों की संरचनाएं होती, परंतु इसमें पुष्प नहीं पाए जाते, ना ही ये बीजों का निर्माण करती है। फर्ण की संरचना वैसी होती है। ये पुधानी एंथ्रोडियम का निर्माण करता है और स्त्रीधानी दोनों का निर्माण करता है। तो इसके पुमाणु जो है, परागकण जो है, जिसे हम लोग पुमाणु कहते हैं, वो जाकर क्या करता है? आर्किगोनियम अंड से क्या हो जाता है? संलयित हो जाता है, जिसे युग्मनज कहते हैं, और इसी युग्मनज के द्वारा वो एक पौधे का निर्माण करता है। तो अब आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर अपनी कॉपी में रखना है, ठीक है। ये आपका गृह कार्य है, ठीक। और इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर मैं आपको समय समय पर नोट्स के रूप में भेजते रहूँगा, जिसे आप लोग लिखकर अपने फेयर कॉपी पर रखेंगे, ठीक है। तो आज मैंने जितना समझाया, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री दोनों आप सभी को समझ में आया होगा। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, तीनों को भी मैंने अच्छे से समझा दिया। इसके 3 भाग के साथ ये चीज़ें समाप्त हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।